आज हम लोगों ने फार्माकोलॉजी करनी है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ प्रोटोटाइप ड्रग्स पढ़ने हैं। प्रोटोटाइप ड्रग्स वो होते हैं कि एक स्पेसिफिक क्लास हम देखेंगे, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है तो नीचे हम एक ड्रग पढ़ेंगे जो कि पूरे के पूरे ग्रुप को जो है ऐसा मॉडल बताएगा कि जो पूरे ग्रुप ऑफ क्लास है या पूरा ग्रुप है वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है। तो ये डायग्राम जो है ये लास्ट सारे करने के बाद जो है ना हम एक दफा देखेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके, एक एक टॉपिक के ऊपर जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड डिजीजेस क्या हैं। हार्ट फेलियर, एरिथमिया, ये इरेगुलर हार्ट बीट को कहा जाता है। अंजाइना, ये चेस्ट पेन होती है। और हाइपरटेंशन, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। ये चार कॉमन जो हैं वो डिजीजेस हैं जो आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड हैं। हार्ट फेलियर से हम शुरू करते हैं। हम लोगों ने जस्ट इसमें प्रोटोटाइप ड्रग मतलब हर क्लास का एक एक ड्रग जो है जो मॉडल ड्रग है वो पढ़ना है। इतनी डिटेल में नहीं जाना इसमें। जो है सैकड़ों ड्रग्स आ जाते हैं, लेकिन इन लोगों ने हर क्लास का एक जो है वो मॉडल ड्रग आपको मेंबर बताना है और उसके थोड़े से मैकेनिज्म बता देना है। आपकी जो फार्माकोलॉजी है वो इतनी एक्सटेंसिव नहीं है। आप लोगों को इतने डिटेल में जो है वो कोई मैकेनिज्म नहीं बताया जा रहे। बस जनरल फार्माकोलॉजी बताई जा रही है तो आप लोगों ने भी जनरल ही करनी है। आप लोगों ने इसको जो है वो रेफरेंस बुक्स खोल के उसके अंदर से भी नहीं देखना, क्योंकि वहां पे भी कार्डियोवास्कुलर जो फार्माकोलॉजी है वो बहुत एक्सटेंसिव फार्माकोलॉजी में आ जाती है, जिसमें बहुत से मैकेनिज्म्स एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को फार्मेसी काउंसिल ने इतना नहीं कहा करने का तो आप लोगों को भी जरूरत नहीं है। जितना यहाँ पे बताया गया उतना ही करें। हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर क्या होता है? हार्ट जो है मस्कुलर ऑर्गन है, कार्डियक मसल से बना हुआ है। जब आप पैदा होते हो तब से काम करना शुरू होता है टिल डेथ। बीच में उसने कहीं रेस्ट नहीं करना, कॉन्टिन्यूस पंप करना है उसने ब्लड। कॉन्टिन्यूस पंप करना है उसने ब्लड। एक कार्डियक साइकिल हमने वर्ड पढ़ा था जिसमें कुछ जो है आगे से कुछ स्टेप्स थे। डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने फिजियोलॉजी में पढ़ा था। तो एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल जो है कंप्लीट होती है वो क्या करती है कि आपकी उसके अंदर सर्कुलेशन होती है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब इस सर्कुलेशन से हो क्या रहा है? आपकी बॉडी को जो है ऑक्सीजन मिल रही है और न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं जो उस ब्लड के अंदर जो है। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? उसके रेड ब्लड सेल्स देंगे। तो ये जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हैं ये आपकी बॉडी के हर सेल की डिमांड है, जो कि आपके ब्लड जो है वो पूरी कर रहा है। अगर किसी वजह से आपका हार्ट जो है वो ठीक से पंप नहीं करता, ठीक से उस ब्लड को हर सेल तक नहीं पहुंचा पा रहा, तो या तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी या तो फिर न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच सकेंगे। तो ये तो अब नॉर्मेलिटी आ गई, इसका तो हमें नुकसान होगा। तो हार्ट फेलियर जो होता है ये प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। ये ऐसा नहीं होता कि एक टाइम पे हार्ट बिल्कुल ठीक है, 100% फंक्शनैलिटी रख रहा है, और एक अगले ही टाइम पे जो है वो क्या हो जाए, डेड हो जाए या खत्म हो जाए या उसकी वर्किंग खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा। प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि ये डिजीज प्रोग्रेस करती है, थोड़ी सी शुरू होगी, बढ़ती 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 जो है लास्ट में क्या है, हार्ट फेलियर। ठीक है। तो हार्ट फेलियर जो है इसके अंदर आपका जो हार्ट है वो ठीक से पंप नहीं कर पाएगा ब्लड को, और बॉडी का ब्लड की जो ऑक्सीजन की और जो नीड है न्यूट्रिएंट्स की वो पूरी नहीं होगी। इट इज ऑफन ड्यू टू abnormal इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। कह रहे हैं कि नॉर्मली एक कॉमन ये एक इन्होंने बताई हुई है, और भी बड़ी वजूहात हो सकती हैं। एक वजह यह है कि आपका जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाए, या प्लाज्मा वॉल्यूम या इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाए। तो अभी वॉल्यूम जो है वो इतना कंटेन नहीं हो रहा हार्ट के अंदर, हार्ट पंप कर दे तो वॉल्यूम स्टे कर रहा है। ये वॉल्यूम कहाँ पे स्टे करता है? ये आपके लंग्स में स्टे करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पल्मोनरी एडीमा भी हो सकता है। ये मैंने आपसे कहा है ना कि जब अगर आप इसकी डिटेल में फार्माकोलॉजी की तरफ जाओगे तो वो बहुत डिटेल में बहुत एक्सटेंसिव सा सब्जेक्ट है ये। थोड़ा थोड़ा हमने लिखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा ही हमने करना है। ट्रेनर ठीक से पंप नहीं कर पा रहा क्योंकि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो हार्ट के ऊपर जो है वो लोड आएगा। लोड आएगा तो हार्ट फिर क्या होगा? प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर का मतलब है कि थोड़ा थोड़ा वीक होता जाएगा और एक टाइम पे आके फिर हार्ट अटैक ही है। ठीक है।
अब इन्होंने बताया कि हार्ट फेलियर के केस में कौन कौन से ड्रग्स यूज होते हैं। सबसे पहले हम ग्रुप या क्लासेस देख लेते हैं। रेनिन, एंजियोटेंसिन, सिस्टम ब्लॉकर्स, इसके अंदर कैप्टोप्रिल आता है, ये एस इनहिबिटर्स हैं। और लोसार्टेन आता है, ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, ये डिटेल में भी हम देख रहे हैं। बीटा ब्लॉकर्स, प्रोपेनोलोल, ये हम लोगों ने बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो एएनएस के अंदर पढ़ लिए हैं, डिटेल में पढ़े हैं। यहाँ पे दोबारा डिटेल नहीं है बताएंगे। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि हार्ट फेलियर के ड्रग्स का और आपको बीटा ब्लॉकर लिखना पड़ता है, तो आपने वहां पे नहीं लिखना कि मैंने पढ़ लिए थे पहले, आपने वहां से एक्सट्रैक्ट करके पेपर में मेंशन जरूर करना है। डायरेटिक्स भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डायरेटिक्स इधर एक्सप्लेन नहीं किए होंगे। डायरेक्ट वेजोडाइलेटर्स और आइनोट्रोपिक एजेंट्स। सबसे पहले जो है यहाँ पे है कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल क्या है? ये एस इनहिबिटर है। एस इनहिबिटर मतलब कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का इनहिबिटर है। आपकी बॉडी में, आपके वॉस्कुलेचर के अंदर जो है, वेसल्स जो हैं उनके अंदर एंजियोटेंसिन 1 मौजूद होता है, जिसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया जाता है। इस एंजियोटेंसिन 1 को जब एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेंगे तो एक एंजाइम यूज होगा, उसको कहते हैं एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इस रिएक्शन को अकम्प्लिश करने के लिए, एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एंजाइम चाहिए होता है, जो कि क्या है? एस, ACE। आपका ये ड्रग ना उस एंजाइम को क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है। अब अगर ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होगा। तो एंजियोटेंसिन 2 जो नहीं बन पा रहा, उसका क्या काम होता है? वो वेजो कंस्ट्रिक्टर होता है। वेजो कंस्ट्रिक्टर मीन्स वो ब्लड वेसल को तंग करता है, कंस्ट्रिक्ट करता है। तो अगर वो नहीं बन पा रहा, तो फिर इसका मतलब है जो आपकी ब्लड वेसल है वो कंस्ट्रिक्शन नहीं शो करेगी। तो इस तरीके से जो है वो नॉर्मलाइज किया जाएगा आपका हार्ट के ऊपर लोड। दूसरी एक और चीज है कि ये ब्रेडिकाइनिन के ऊपर इफेक्ट रखता है। ब्रेडिकाइनिन क्या है? आपकी बॉडी में मौजूद वेजोडाइलेटर है। क्या है ये? वेजो डायलेटर। ये आपकी बॉडी के अंदर, जो आपकी वेसल्स के अंदर जो आपकी वेसल्स हैं उनको डायलेट करता है। तो आपका जो कैप्टोप्रिल है, ये ब्रेडिकाइनिन की इनहिबिशन को भी खत्म कर देता है। इनहिबिशन को खत्म करने का क्या मतलब है? कि अब ब्रेडिकाइनिन ज्यादा देर के लिए आपकी बॉडी में स्टे करेगा, आपकी वेसल्स में स्टे करेगा और अपना एक्शन दिखाएगा। तो एक तो इसने वेजो कंस्ट्रिक्टर को खत्म कर दिया, दूसरा इसने वेजो डायलेटर के काम को ज्यादा कर दिया। वेजो कंस्ट्रिक्टर को खत्म करके वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन क्या हो गई? खत्म हो गई। और वेजो डायलेटर का काम शुरू करवा के इसने वेसल्स को डायलेट करना या चौड़ा करना, उनके ल्यूमेन को इंक्रीज कर दिया। तो इस तरीके से ब्लड प्रेशर के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मलाइज हो रहा है, तो उसका लोड फिर नहीं आएगा किसके ऊपर? आपके हार्ट के ऊपर। एक्शन देखें कि कैप्टोप्रिल और दूसरे जो एसी इनहिबिटर्स हैं, वो आपकी वॉस्कुलर रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर देते हैं। वॉस्कुलर रेजिस्टेंस क्या होती है? वॉस्कुलेचर, जो आपकी वेसल है, उसकी अपनी एक फोर्स होती है ब्लड के ऊपर, जो उसके अंदर स्पेस की वजह से होती है। अब आपकी स्पेस बढ़ रही है, ठीक है, वेसल चौड़ी हो रही है, तो क्या होगा? उसका ब्लड के ऊपर फोर्स कम हो जाएगी, तो वॉस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। अब खुद सोचें कि जैसे आप लोगों ने अपने घरों में पाइप देखा होगा, पानी वाले पाइप। आप उसको माइंड में रख के देखें कि एक वेसल है, ठीक है, उसको आप तंग कर दोगे तो पानी तेजी से निकलता है। इसी तरीके से अगर उसको ज्यादा चौड़ी लोगे तो पानी का फ्लो कम हो जाता है। सेम इसी केस में जो आपकी ब्लड वेसल है, उस वो अगर तंग हो जाएगी तो ब्लड फ्लो तेज हो जाएगा। अगर वही ब्लड वेसल अगर ज्यादा उसका ल्यूमेन स्पेस इंक्रीज हो जाएगा तो ब्लड फ्लो स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो वॉस्कुलर रेजिस्टेंस क्या होती है? आपके वेसल, आपके ब्लड के ऊपर जो प्रेशर या जो फोर्स डालती है, दैट इज कॉल्ड वॉस्कुलर रेजिस्टेंस। तो वॉस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो रही है क्योंकि आपका वेसल जो है वो डायलेट कर रही है। ये बात समझ आई है? और ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर को फिर वो क्या करेगा? उसको भी डिक्रीज कर रहा है, और ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो हार्ट के ऊपर लोड कम पड़ेगा। ठीक है। एडवर्स इफेक्ट्स, इसका ना एक मेजर एडवर्स इफेक्ट है ड्राई कफ। ड्राई कफिंग बहुत ज्यादा होती है, और ये ब्रेडिकाइनिन की वजह से जो है ना, ड्राई कफिंग का इफेक्ट इसके ऊपर। ड्राई कफ इसमें ज्यादा होगी, इसको अंडरलाइन करें। ये इसका वो इफेक्ट है जो कि स्पेसिफिक टू दिस कैप्टोप्रिल या एस इनहिबिटर है। बाकी दूसरे एब्डोमिनल पेन, स्किन रैश, हाइपोटेंशन, मतलब ब्लड प्रेशर इतना कम कर देंगे कि
लो ब्लड प्रेशर नॉर्मल से भी कम हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगी, रीनल इंसुफिशियंसी, किडनीज के ऊपर इफेक्ट आ सकता है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रेग्नेंट खवातीन को ये ड्रग नहीं देना, क्योंकि ये फीटोटॉक्सिक है। ये बच्चों फीटस के लिए नुकसानदेह है। फीटस के लिए, बेट उसके जो गेस्टेशनल पीरियड के अंदर, गेस्टेशन के अंदर जो बच्चा है वो, उसके लिए ये टॉक्सिक है, नुकसानदेह। फार्माकोकाइनेटिक देखें, जीआईटी से एब्जॉर्ब होता है। फूड जो है इसके एब्जॉर्प्शन को रोक सकता है, तो इस वजह से इट शुड बी गिवन एम्प्टी स्टमक एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल को जो है वो फूड के साथ दे सकते हैं। इसके अलावा जितने भी इधर इसमें ड्रग हैं उनको हम लोगों ने क्या करना है, एम्प्टी स्टमक देना है। यहाँ पे कुछ मार्केट अवेलेबल ड्रग्स हैं, ठीक है, जैसे कैप्टोप्रिल के जो मार्केट में ब्रांड नेम है दैट इज कैपुटिन। फिर आगे लोसार्टन वगैरह हम पढ़ते हैं। ये सारी जो ड्रग्स हैं इनके आप लोगों ने ब्रांड नेम्स वगैरह भी याद करने हैं, जरूरी है। ये वो प्रेग्नेंट वुमन वाला भी अंडरलाइन कर लें, और ये एम्प्टी एम्प्टी स्टमक वाली लाइन भी अंडरलाइन कर लें, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर क्या है, इसने एंजियोटेंसिन के लोसार्टिन एंड अदर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स आर competitive antagonists ऑफ एंजियोटेंसिन टाइप 1 रिसेप्टर। ठीक है, तो अब क्या होगा इसके अंदर भी सेम वही एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो ब्लॉक कर दिया गया। अब क्या काम होगा इसके अंदर, सेम ऊपर वाले का ही काम है, सेम टू सेम वैसा ही मैकेनिज्म है, लेकिन इसके अंदर ब्रेडिकाइनिन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया था। वो तो ब्रेडिकाइनिन को भी तो इफेक्ट कर रहा था ना, ऊपर वाला ड्रग, एस इनहिबिटर्स, लेकिन ये ब्रेडिकाइनिन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं लेके आता। तो इसके अलावा जो है एक्शंस की अगर बात करें, तो हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए, हाइपरटेंशन क्या होता है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। और उसके अलावा इसकी फार्माकोकाइनेटिक देखें, ओरल दे सकते हैं, वंस अ डे डोजिंग है, एक दिन में एक दफा देना है। एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हमने पढ़ी थी कि क्या होती है वो, कि ड्रग ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद पहले कहाँ जाता है, लिवर में, उधर जाके उसकी क्या होती है, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होती है। ठीक है, उसके बाद वो पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ऑल ड्रग्स आर हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड, ये ड्रग्स जो हैं ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ज्यादा बाइंडिंग करते हैं। हमारे ब्लड के अंदर 7% प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा था। टोटल 9% सॉलिड कंटेंट के अंदर से 7% क्या थी आपकी, प्लाज्मा प्रोटीन्स थी प्लाज्मा के अंदर। एडवर्स इफेक्ट्स देख लें, सिमिलर है एस इनहिबिटर जैसे, क्योंकि उसका काम सेम उस जैसा ही है ना। बस उसने रिसेप्टर ब्लॉक करना था, और उसने रिएक्शन को ही ब्लॉक कर दिया। पहले वाले ने रिएक्शन नहीं होने दिया, एंजाइम को ब्लॉक किया है, दूसरे वाले ने रिसेप्टर ही ब्लॉक कर दिया। तो एडवर्स इफेक्ट इसमें एक नहीं है, ड्राई कफिंग वाला। ये भी अंडरलाइन कर लें कि इसमें जो ड्राई कफ वाला एडवर्स इफेक्ट था वो नहीं है, बाकी सारे सेम वही उसके वाले एडवर्स इफेक्ट्स हैं। फिर आगे जो बीटा ब्लॉकर थे, यहाँ पे यही एक्सप्लेन किया गया कि आपके एड्रीनर्जिक एंटागनिस्ट के अंदर, वो हमने एक्सप्लेन कर दिया, वहां से लिख लीजिएगा। अगर आपके पेपर में आता है, आपने पेपर में ये नहीं लिखना कि वो एएनएस में से की किताब में से जाके पढ़ लो, नहीं, आपने वहां से पढ़ा हुआ लिखना है। ये एक दो बच्चों ने ना टेस्टों में ये बोंगियां मारी हुई हैं, इस वजह से मैं ये चीज बार बार कह रही हूँ कि अगर आपका ये क्वेश्चन आता है, आपने ये हेडिंग दे के ये नहीं लिखना कि जाके एएनएस वाले चैप्टर से पढ़ लो, आपने उस एएनएस वाले चैप्टर से जो पढ़ा हुआ है वो आपने यहाँ पे जरूर लिखना है। देन डायरेटिक्स, डायरेटिक्स जो आपने पढ़े हैं वो आपने लिखने हैं यहाँ पे, शॉर्ट करके लिख लें, डायरेटिक्स आपने बहुत डिटेल में पढ़े हैं, शॉर्ट करके लिख दें यहाँ पे। फिर आगे हमारे पास जो है वो आ जाता है डायरेक्ट वेजोडाइलेटर। वेजोडाइलेटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो वेसल्स को डायलेट करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एक ड्रग बताया, सोडियम नाइट्रोक्लोसाइड। सोडियम नाइट्रोक्लोसाइड जो है ये डायरेक्ट वेजोडाइलेटर है। ये जाकर वेसल्स जो है वो आपकी स्मूथ मसल से बनी हुई हैं, उनके स्मूथ मसल्स के ऊपर डायरेक्ट अफेक्ट करेंगे, और जाके उन वेसल्स के मसल्स को डायलेट कर देंगे। तो वेसल्स का जो ल्यूमेन स्पेस है वो इंक्रीज हो जाएगा, और इस तरीके से ब्लड प्रेशर को वो डिक्रीज कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर को वो नॉर्मलाइज कर रहे हैं बाय रिलैक्सिंग द स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। आपकी आर्टरीज हो गई, वेन्स होगी, जितना भी आपका वॉस्कुलेचर है वो स्मूथ मसल का बना हुआ है, उसको रिलैक्स करेंगे तो वेजो डायलेशन होगी, वेजो डायलेशन होगी, ब्लड आराम से अंदर से गुजरेगा,
और क्या होगा, डायरेक्टली ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन यही है कि इमरजेंसी केस के अंदर इसको देखते हैं, डायरेक्टली ये स्मूथ मसल के ऊपर एक्ट करेगा, बोथ आर्टरीज एंड वेन्स। इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन के 1 मिनट के अंदर अंदर इसका असर होना शुरू हो जाता है। तो इसको इसी वजह से हम इमरजेंसी केसेस के अंदर देते हैं। और ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर और हाइपरटेंशन के अंदर इसको यूज किया जाता है। हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग इसके साइड इफेक्ट्स हैं। ये बात समझ आई है? उसके नाम से ही उसका सारा का सारा एक्सप्लेनेशन हो गई है कि इसने जाके वेसल को क्या कर देना है, डायलेट कर देना है मोर, उसका ल्यूमेन स्पेस इंक्रीज कर देना है। आइनोट्रोपिक एजेंट्स क्या होते हैं? आइनोट्रोपिक एजेंट्स क्या करते हैं, आपका हार्ट जो है ना, उसको कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जो कॉन्टिन्यूस उसकी जो कंट्रैक्शन, एक्साइटेबिलिटी, ऑटोमेटिसिटी, रिदमिसिटी, ये जितनी भी चीजें कह दें, उसके कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जो वो हार्ट बीट है, उसके लिए उसको क्या चाहिए, कैल्शियम आयन चाहिए, उसको आयंस चाहिए। उसको क्या चाहिए, आयंस चाहिए। ये मैंने आप लोगों को जो फिजियोलॉजी पढ़ाई थी, मैंने आपको कहा था आपकी हर हार्ट बीट के साथ एक कैल्शियम आयन यूज होता है। अगर आप अपनी डाइट के साथ या अपनी फूड के साथ किसी तरीके से कैल्शियम नहीं लेंगे, तो आपकी बॉडी जो है फिर कहाँ से कैल्शियम लेना शुरू हो जाएगी, आपके बोन्स के अंदर से डिपॉजिट जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा, आपकी फिर बोन्स वीक हो जाती हैं। दिल ने तो बंद नहीं ना करना, चाहे बंदे की हड्डियां खोखली हो जाए, लेकिन दिल ने तो काम करना है ना, जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। तो बॉडी खुद प्रायोरिटाइज करती है, फिर कैल्शियम कहाँ से लेना शुरू कर देती है, बोन्स डेपोजिट से। कह रहे हैं कि जो आपके आइनोट्रोपिक एजेंट्स हैं ये क्या करेंगे, आइनोट्रोपिक एजेंट्स, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट्स एनहांस कार्डियक मसल कंट्राक्टिलिटी एंड दस इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। कह रहे हैं कि ये एजेंट कैल्शियम आयन को सेल के अंदर ज्यादा लेके जाएंगे, जिसकी वजह से जो है वो हार्ट में जो कंट्रैक्शंस हैं वो क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। इस तरह से कार्डियक आउटपुट आपकी बेहतर हो जाएगी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है कार्डियक सिस्टम के ऊपर ये रखता है, और कंट्रैक्टिलिटी, कंडक्टिविटी और हार्ट रेट को ये इन्हांस कर देता है। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि डिजिटैलिस जो है वो इंक्रीज करता है हार्ट के आउटपुट को। फिर थेरेप्यूटिक यूजेस में हम कहें तो ये इन्होंने आगे बताया है कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये एंड एंड स्टेज डिजीज है हार्ट की। ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इस केस के अंदर उसके ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज किया जा सकता है। उसके अलावा जो है राइट, लेफ्ट और बोथ वेंट्रिकुलर फेलियर के अंदर यूज किया जा सकता है, जिसमें हार्ट जो है वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, वो इतना वीक हो गया है कि वो काम ही नहीं कर रहा, तो अब उसकी कंट्रैक्शंस को इंक्रीज करना है। ठीक है, हार्ट फेलियर, हार्ट नहीं काम कर रहा, इसमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हार्ट इतना कंजेस्टेड है कि वो काम नहीं कर रहा। अगर वो हार्ट बीट उस पावर, उस थ्रेश होल्ड के साथ नहीं देगा, तो ब्लड की सर्कुलेशन ठीक नहीं होगी पूरी बॉडी में। तो इस तरीके से उसको नॉर्मल करने के लिए हम लोग उन उन कंट्रैक्शंस को इंक्रीज करते हैं, और उन कंट्रैक्शंस को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, आइनोट्रोपिक एजेंट्स बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं। राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल या बोथ वेंट्रिकल फेलियर, जिसमें वेंट्रिकल के अंदर जो है, वेंट्रिकल फेलियर के अंदर भी जो है इसको दिया जा सकता है। और बैडली डैमेज्ड हार्ट दिस ड्रग में नॉट बी सो इफेक्टिव, इसको अंडरलाइन कर लें कि अगर बहुत ज्यादा जो है डैमेज्ड सेल्स हैं हार्ट के, तो फिर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। एडवर्स इफेक्ट्स, नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लड विजन एंड हेडेक। ये आपका हार्ट फेलियर हो गया। आगे हमारे पास है एंटी एंजाइनल ड्रग्स। एंटी एंजाइनल ड्रग्स पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे कि एंजाइना क्या होता है। एंजाइना है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन जो होती है वो हमारी बॉडी को जनरली समझते हैं कि जो चेस्ट पेन है वो कब हो सकती है, या तो हमारी बॉडी को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल रही, हमारे हार्ट को जो है, जो उसकी एक्चुअल ऑक्सीजन डिमांड है वो नहीं मिल रही, जिसकी वजह से इस्कीमिया हो रहा है। ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, डिमांड के मुताबिक नहीं मिल पा रही, तो तब चेस्ट पेन हो रही है। चेस्ट पेन के अंदर जो है प्रेसिंग फील होती है चेस्ट के ऊपर, ऐसे कंजेस्टेड सा फील होता है।
और पेन होती है जो कि ये तो कॉमनली हम सबको पता है कि टूवर्ड्स जो है आर्म जाती है, जॉ की तरफ जाती है, और जो है नेक की तरफ रेडिएट करती है। लोकलाइज नहीं होती, बल्कि मूव करती है। चेस्ट पेन। अब चेस्ट पेन जो है वो किसी इमोशनल इफेक्ट की वजह से भी हो सकती है, ठीक है, या तो किसी स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है। उसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। या तो फिर अगर आपका हार्ट एक्चुअली डैमेज है उस वजह से भी हो सकती है। हर चेस्ट पेन का मतलब ये नहीं है कि आपका जो है हार्ट का ही इशू है। डिफरेंट टाइप्स के एंजाइना है, बताने का मकसद ये है। एक है आपका स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंजाइना है। स्टेबल एंजाइना, इसमें क्या होता है कि कोई फिजिकल एक्टिविटी आपने की है, कोई दौड़ भाग की है आपने, कोई आपको इमोशनल एक्साइटमेंट हुई है, बहुत ज्यादा खुशी या बहुत ज्यादा गम, या कोई आपको कोई स्ट्रेस है जिसकी वजह से आपके हार्ट के ऊपर जो है वो लोड ज्यादा पड़ता है। और ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन सप्लाई तो पीछे से एक जैसी है ना। तो ऑक्सीजन सप्लाई जो होती है वो होने वाली डिमांड को पूरा नहीं कर पाती, जिसकी वजह से इस्कीमिया होता है, और फिर चेस्ट पेन शुरू होती है। स्टेबल एंजाइना में ज्यादातर हम रेस्ट करते हैं ना तो ठीक हो जाता है। इसके लिए अगर बहुत एक्सट्रीम लेवल का पेन हो रहा है तो फिर हम लोग उस टाइम के अंदर ना वेजोडाइलेटर यूज करते हैं। आप लोगों ने कभी देखा हो या सुना हो, जुबान के नीचे जो है वो कोई एक टैबलेट रख लेते हैं। वो नाइट्रोग्लिसरिन होती है, उसकी जो है सबलिंगुअल टैबलेट होती है, उसको रखते हैं तो उससे ये वेजोडाइलेशन करती है। वो उसी टाइम पे वेसल डायलेट हो जाती हैं और रिलीफ मिलता है आपको। एक है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना के अंदर आप रेस्ट करोगे ना तो आप ठीक नहीं होगे। मतलब वही आपको पेन फील हुई, आपने कहा मैं लेटूंगा सोऊंगा ठीक हो जाऊंगा, चेस्ट पेन हो रही है मुझे, तो और उसके बाद ये इसकी फ्रिक्वेंसी भी इंक्रीज होती है। जैसे अगर स्टेबल एंजाइना के अंदर क्या हुआ था कि बच्चे एग्जाम्स का बड़ा स्ट्रेस ले जाते हैं, उस केस में भी हो जाता है। कोई स्ट्रेस हो गया, कोई खुदा ना खास्ता करीबी बंदा फोत हो गया तो भाई उसकी बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले ली, तो उससे जो है पेन होना शुरू हो गई। एक ही दफा हुई, बार बार तो नहीं हो रही, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी तो नहीं है, या होती तो नहीं आ रही थी पीछे से, वक्ती तौर पे हुई, रेस्ट की ठीक हो गई। अनस्टेबल के अंदर ऐसा नहीं होता। अनस्टेबल के अंदर पेन हुई, चेस्ट पेन हुई, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी से हो रही है, बार बार हो रही है, कुछ कुछ देर बाद हो रही है, और रेस्ट करने से ठीक भी नहीं हो रही। अनस्टेबल जो है उसके लिए फिर हॉस्पिटल में बंदा एडमिट होता है, उसका प्रॉपर इलाज किया जाता है, और उसको जो है वो मेडिसिन वगैरह दी जाती हैं, और फिर वो कांस्टेंट मेडिसिन पे जाता है। फिर आगे आता है वेरिएंट एंजाइना। अच्छा, अनस्टेबल एंजाइना जो है ना वो स्टेबल और वेरिएंट के दरमियान में है स्टेज। वेरिएंट एंजाइना क्या होता है, ये अनकॉमन पैटर्न है, और ये रेस्टिंग हालत में ही बंदे को जो है चेस्ट पेन होना शुरू हो जाती है। मतलब आप रेस्ट ही कर रहे हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, और चाहे आपको सोच भी ना रहे हो, टेंशन भी ना ले रहे हो, लेकिन क्या है आपके हार्ट का जो मसल है या उसके अंदर जो वेसल्स हैं जो है वो, उनके अंदर स्पैज्म आ गया है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई हैं, या कोई और अबनॉर्मेलिटी की वजह से जो है आपके हार्ट मसल को ठीक से ब्लड फ्लो नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं ठीक से मिल रही, जिसकी वजह से वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा। तो इस तरह के जो है उस किस्म के एंजाइना को वेरिएंट एंजाइना कहा जाता है। और इस केस में भी जो है इमीडिएट रिलीफ के लिए नाइट्रोग्लिसरिन की टैबलेट सबलिंगुअल, और उसके बाद कॉन्टिन्यूस जो है वो डेली बेसिस के ऊपर मेडिसिन भी लग जाती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लग जाए या कोई और मेडिसिन मिल जाए, ठीक है। ये टाइप्स हो गए, इनका अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि एंजाइना क्या होता है, एंजाइना की टाइप्स बताएं। फिर एंजाइना में कौन से ड्रग्स यूज होते हैं। ऑर्गेनिक नाइट्रेट, जो नाइट्रोग्लिसरिन है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये है वो सबलिंगुअल टैबलेट जो कि जुबान के नीचे रखी जाती है। देन बीटा ब्लॉकर्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं ये, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर तो आगे जो है एंटी रिदमिक ड्रग के अंदर हम डिटेल में पढ़ते हैं, ये आगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। और प्रोपेनोलोल वगैरह ये बीटा ब्लॉकर हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया है। इधर इन्होंने नाइट्रोग्लिसरिन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। नाइट्रोग्लिसरिन जो है ये एक्चुअल में क्या होती है, ये ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट है। अगर इसको केमिकली इसको देखा जाए तो ये क्या है, ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट।
ये ऑर्गेनिक नाइट्रेट है, ये आपकी बॉडी के अंदर जाके सबसे पहले नाइट्रेट आइंस और अल्टीमेटली नाइट्रिक नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होती है, और आपका जो नाइट्रिक ऑक्साइड है दैट इज वेजोडाइलेटर। ठीक है। ये क्या है? ये आपका ऑर्गेनिक नाइट्रेट है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि ऑर्गेनिक नाइट्रेट है जिसने आपकी बॉडी के अंदर जाके नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट होके अल्टीमेटली क्या बनाना है? नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? आपकी वेजोडाइलेटर है, जो कि आपके जो वेसल्स हैं उनको डायलेट कर देगा। आपकी वेसल्स किससे बनी हुई है? स्मूथ मसल। उनको डायलेट कर देगा जिससे आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मलाइज होगा, और फर्दर क्या होगा? एंजाइना के ऊपर एंजाइना का रिलीफ मिलेगा। इसको इस दफा ना बुक से देख लेते हैं। ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरस, दे आर सिंपल नाइट्रिक एंड नाइट्रस एसिड एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल। अब यहाँ पे ना आगे नेक्स्ट के अंदर ये फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के अंदर तीसरी लाइन में लिखा हुआ विच इज ऑल्सो नाइट्रोग्लिसरीन विच इज ऑल्सो नोन एज ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट। नाइट्रोग्लिसरीन का दूसरा नाम क्या है? ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट। इसको ना ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट को ऊपर नाइट्रोग्लिसरीन की जहाँ पे हेडिंग है ना उसके साथ ब्रैकेट में लिख भी लें, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट। ये बॉडी के अंदर एंटर होगी, ये आपकी आर्टरीज वेन्स दोनों को रिलैक्स करेगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के ऊपर ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मलाइज होगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपके हार्ट के ऊपर लोड कम हो रहा है, और आपकी ऑक्सीजन डिमांड जो है वो, ऑक्सीजन की जो बॉडी की डिमांड है वो कम हो रही है। सब लिंगुली भी ले सकते हैं, ट्रांसडर्मल पैच भी लगा सकते हैं, और इसका सिग्निफिकेंट फर्स्ट पास इफेक्ट है। इसको खाना नहीं है, क्योंकि अगर इसको खाओगे तो ये जो है ये लिवर इसको बहुत जल्दी जो है वो तोड़ के इसको सब थेरेप्यूटिक कर देगा, उस लेवल तक तोड़ देगा। तो फिर हम लोग इसको कैसे यूज करते हैं? सबलिंगुली या ट्रांसडर्मल पैच की शक्ल में। उसके बाद जो है अगर हम लोग एडवर्स इफेक्ट्स देखें तो एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं? हेडेक, पोस्चरल हाइपोटेंशन। पोस्चरल हाइपोटेंशन को अंडरलाइन करें, ये क्या होती है? पोस्चर होता है मतलब आप इस टाइम पे बैठे हुए हो, या कोई भी एक पोस्चर जो आपकी बॉडी मेंटेन करती है। बैठ के खड़े हो, या खड़े होके बैठो, या लेट के बैठ जाओ, सडन पोस्चर जब भी आपकी बॉडी का चेंज होगा आपका बीपी लो हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा एकदम से गिरेगा। इसको कहते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन। एकदम से अगर आप अपनी बॉडी का जो है सडन बॉडी का पोस्चर चेंज करोगे, सडन बॉडी का पोस्चर क्या चेंज होता है? या तो आप लेटे हो तो बैठ जाओगे, बैठे हो तो खड़े हो जाओगे, खड़े हो तो बैठ जाओगे, बैठे हो तो लेट गए, मतलब या यही है ना सडन पोस्चर चेंजेस। तो इनके सडन पोस्चर चेंज के अंदर हाइपोटेंशन होती है। हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर डिक्रीज करके। फेशियल फ्लशिंग, स्किन बहुत ज्यादा, फेस बहुत ज्यादा रेड हो जाता है, एंड टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया मतलब हार्ट बीट इंक्रीज भी कर सकती है इसमें। अंडरलाइन करें इसको भी। कुछ ऐसे स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स होते हैं जो उसी ड्रग के होते हैं, तो उन जो है साइड इफेक्ट्स रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। तो आपने एक अंडरलाइन करने का मकसद ये होता है कि आपको एंड टाइम पता हो कि यार ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के हिसाब से आ सकता है। बाकी मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को टेस्ट के अंदर ऐसे क्वेश्चन दे दूं कि आप लोगों के माइंड में आ जाए कि ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं। ये आप लोगों का एंजाइना का टॉपिक भी हो गया। रिदमिया क्या होता है? रिदमिया हम कह रहे थे कि एबनॉर्मल हार्ट बीट, हमारी जो हार्ट है उसकी नॉर्मल बीटिंग हम लोगों ने पढ़ा था किस तरीके से होती है, कार्डिक साइकिल्स देखी थी हम लोगों ने कि किस तरीके से जो है सिस्टोल डायसिस्टोल क्या फेजेस थे उसके। उसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा था कि आपकी जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में हम लोगों ने पढ़ के देखा था कि किस तरीके से जो है पीक्स आ रही थी, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जो एबनॉर्मल हार्ट बीट है दिस इज कॉल्ड रिदमिया। ठीक है, हार्ट जो है ठीक से काम नहीं कर रहा, ठीक से उसकी रिदम नहीं आ रही। इसको डायग्नोस कौन करेगा? ईसीजी करेगी। ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है, या तो नॉर्मल से कम है या नॉर्मल से ज्यादा हार्ट बीट है। अगर नॉर्मल से कम है तो वो ब्रेडिकार्डिया है, अगर नॉर्मल से ज्यादा है तो वो टैकीकार्डिया है। या तो हार्ट बहुत ज्यादा कंट्रैक्शन शो करके बहुत ज्यादा तेजी से बीट कर रहा है, या वो स्लो बीटिंग कर रहा है।
अगर वो नॉर्मल से स्लो कर रहा है तो क्या होगी? ब्रेडिकार्डिया। नॉर्मल से ज्यादा होगी तो टेकिकार्डिया। नॉर्मल क्या है, पता है आप में से किसी को? नॉर्मल क्या होती है? कितनी हार्ट बीट्स आती हैं एवरेज पर मिनट? 72 टाइम्स जो है वो हार्ट बीट आती है आपकी। कॉजेज ऑफ अरिथमिया जो है वो आपकी कोई भी, जो हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ऑटोमेटिसिटी, ऑटो रिदमिसिटी, कंडक्टिविटी, किसी भी चीज के अंदर जो है वो एबनॉर्मेलिटी आ सकती है। जो उसकी इनेट प्रॉपर्टी है आपके कार्डियक मसल की, किसी भी एक के अंदर एबनॉर्मेलिटी आएगी तो अरिथमिया कॉज हो सकता है। कुछ प्रोटोटाइप ड्रग्स हैं, जैसे इसके अंदर 4 क्लासेस हैं: क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। क्लास 1 जो है वो सोडियम चैनल ब्लॉकर है। क्लास 2 जो है वो बीटा ब्लॉकर्स हैं, या एडिनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी इनको कहते हैं। उसके अलावा जो क्लास 3 है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, और क्लास 4 जो है वो, सॉरी, क्लास 3 पोटासियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, और क्लास 4 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। सबसे पहले अगर हम क्लास 1 देखें, क्विनिडीन। क्विनिडीन जो है ये एल्कलॉइड है। ये जो है सोडियम चैनल ब्लॉकर है। ये सोडियम की इनटेक को जो है वो ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से जो आपकी कार्डियक साइकिल का जो फेज 0 और फेज 4 है। फेज 0 क्या था? डिपोलराइजेशन। फेज 4 क्या था उसका? डायसिस्टोलिक रिपोलराइजेशन। इनके ऊपर जो है इफेक्ट आएगा, जिसकी वजह से जो है कंडक्शन, जो कंडक्टिविटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी, और प्रोलॉन्ग कर देती है ये रिफ्रैक्टरी पीरियड को। रिफ्रैक्टरी पीरियड हम लोगों ने पढ़ा था कि एक ऑलरेडी एक्साइटेड मसल का सेल या एक्साइटेड मसल है, वो जब तक रिलैक्स नहीं होगा वो दोबारा से एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा सकता। जिसकी मैंने आप लोगों को तब एग्जांपल दी कि एक दफा स्विच ऑन हुआ है, पहले ऑफ होगा तो दोबारा ऑन होगा। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है उसको भी प्रोलॉन्ग कर देता है। इस तरह से थोड़ा सा रेस्टिंग फेज जो है वो ज्यादा मिल जाता है हार्ट को। एल्कलॉइड है, इसकी केमिस्ट्री जो है ये क्विनीन जैसा ही है। क्विनीन जो है ये मलेरिया में हम लोग यूज करते हैं, एंटी मलेरियल होता है, एंटीपायरेटिक होता है, डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज जो है उससे मिलती जुलती हैं। और हार्ट के ऊपर जो हैं उसके इफेक्ट्स जो हैं वो भी हमने पढ़े हैं कि ये कार्डियो डिप्रेसेंट है। मतलब कि अगर बहुत ज्यादा टेकीकार्डिया था, मतलब ज्यादा इरेगुलर हार्ट बीट जो है वो टेकीकार्डिया वाली साइड पे थी, तो इसने जो है उसको नॉर्मल की तरफ लेके आना है। उसने क्या करना है? कार्डियो डिप्रेसेंट, मतलब कार्ड जो आपके हार्ट की कंट्रैक्शंस को उसने नॉर्मलाइज करना है। तो ये ऑटोमेटिसिटी, एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी, इन सब चीजों को, और वेलोसिटी ऑफ बीटिंग ऑफ हार्ट को, सबको क्या करेगा? कम करेगा। हार्ट नॉर्मल से ज्यादा बीट कर रहा है, नॉर्मल से ज्यादा उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल बन रहा है, नॉर्मल से ज्यादा उसकी जल्दी जल्दी जो है बीट्स आ रही हैं, कंट्रैक्शन ज्यादा हो रही हैं, लोड ज्यादा पड़ रहा है उसके ऊपर। ठीक है? अगर ये कंट्रोल नहीं होगा तो इससे और ज्यादा जो है वो नुकसान होना शुरू हो जाएंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? उसके नाम के साथ ही लिखा हुआ है, सोडियम चैनल ब्लॉकर है। ये सोडियम आयंस को के इनटेक को ब्लॉक कर देता है। फिर आगे सारी चीजें हमने पढ़ी है कि वो जो है रेट ऑफ डिपोलराइजेशन और जो है डायस्टोलिक डिपोलराइजेशन को कम कर देगा, प्रोलॉन्ग टाइम, रिफ्रैक्टरी टाइम को जो है वो ज्यादा कर देगा। थेरेप्यूटिक इफेक्ट जो है इसको, ट्रीटमेंट फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ रिथमिया, तो रिथमिया में हम लोग यूज करते हैं। उसके अलावा कंप्लीटली और रैपिडली एब्जॉर्ब होता है ये, कंप्लीटली और रैपिडली एब्जॉर्ब होगा ये ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद। हेपेटिक इसकी मेटाबॉलिज्म है, और अपने मेटाबोलाइट्स में टूटता है जब, तो इसके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं, ड्रग को तोड़ के जो उसके मेटाबोलाइट्स बनते हैं वो भी एक्टिव ही होते हैं इसके, वो भी थेराप्यूटिकली एक्टिव होंगे। एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं वो ये है कि वो इतना कार्डिक आउटपुट को भी कम कर सकता है कि एवी और ऐसे नॉट की जो ब्लॉकेज हो जाए। ठीक है? साइनो एट्रियल नॉड या जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नॉड है वो ब्लॉक हो जाए। और टॉक्सिक लेवल अगर इंड्यूस हो जाएगा तो इससे वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया भी हो सकता है। इसको अंडरलाइन करें। नोजिया, वॉमिटिंग जो है और डायरिया, ये तो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, ये हर ड्रग के ही ऑलमोस्ट होते हैं। प्रोपेनोलोल हमने ऑलरेडी पीछे पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन आता है, ये लाइन ना लिख देना। ठीक है? उधर प्रोपेनोलोल वाला पोर्शन निकाल के लिखना है आपने, बीटा ब्लॉकर का। फिर आगे है क्लास 3। क्लास 3 के अंदर एमियोड्रॉन आ जाता है। क्लास 3 जो है उस ड्रग ने कैसे काम करना है? उसने पोटासियम चैनल को ब्लॉक करना है। कह रहे हैं एमियोड्रॉन जो है वो आयोडीन जैसा है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो थायरॉक्सिन हार्मोन जैसा है। और उसके अलावा जो है ये आपके क्लास 1, 2, 3 और 4 तमाम क्लासेस के जो है वो एक्शन शो करता है।
क्लास 1 का भी हमने पढ़ा सोडियम चैनल ब्लॉकर। इसके जो भी इफेक्ट्स हैं वो उस सबके शो करेगा। उसके अंदर क्या आ जाता है, प्रोलॉन्ग कर देता है एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को, रिफ्रैक्टिव पीरियड को प्रोलॉन्ग कर देता है। और इस तरीके से करके ये एंटी एंजाइनल के तौर पे भी काम आता है और एंटी रिदमिक के तौर पे भी काम आ सकता है। ठीक है, अब आपको अगर ये टर्मिनोलॉजीज अभी इतनी दिमाग में नहीं ना घुस रही, तो इसका मतलब ये है कि आपको कार्डियक साइकिल एक दफा रिवाइज, फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट को रिवाइज करना पड़ेगा। वो जो है मैंने फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट की वीडियोस लगाई हुई हैं, आप उनके अंदर से एक दफा वो लेक्चर ले लो, ताकि आपको ये रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी और पाथवेज आप लोगों को समझ आ जाए। उसके अलावा आपको कार्डियक साइकिल का जो है वो भी समझ आ जाए कि ये डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन ये क्या है। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजीज भी आपको समझ आ जाए, क्योंकि अभी हम फार्माकोलॉजी कर रहे हैं, हम फिजियोलॉजी की तरफ नहीं जा रहे। वो एक दफा देख लेना, ये टर्म, ये जो है ना, ये टर्मिनोलॉजीज आपके लिए क्लियर हो जाएंगी कि रिफ्रैक्टरी पीरियड को प्रोलॉन्ग करना और एक्शन पोटेंशियल की प्रोलॉन्गेशन। एक्शन पोटेंशियल क्या है, रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है। ओके। आगे जो है इधर लिखा हुआ है कि ट्रीटमेंट ऑफ टेकीरिथमियास में, वेंट्रिकुलर टेकीरिथमियास में इसको यूज करते हैं, स्पेयर रिफ्रैक्टरी सुप्रा वेंट्रिकुलर रिथमियास में इसको यूज करते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। लेकिन फिर भी इसके, अगर हम प्रोस एंड कॉन्स देखें, इसकी जो है नुकसान और फायदों की रेशो देखें, तो इसके फायदों की वजह से इसके नुकसानों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन इसके नुकसान जो है वो ज्यादा है। अगर इसके हम नुकसान अगर देखें ना, वैरायटी ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट्स, कौन कौन से, जीआईटी डिस्टर्बेंस, ट्रेमर, डिजीनेस, जो है टॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिसिटी आती है, फोटो सेंसिटिविटी, फोटो सेंसिटिविटी को इसको अंडरलाइन करें, मसल वीकनेस, स्किन डिस्कलरेशन। और वो क्यों होती है, क्योंकि ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है स्किन में, और ये आपके फैट टिश्यूज के अंदर भी एक्यूमुलेट होता है, बॉडी के जितना भी फैट है। ये फार्माकोकाइनेटिक में ये लिखा हुआ है कि इनकम्प्लीटली अब्जॉर्ब होता है आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, और प्रोलॉन्ग हाफ लाइफ हो जाती है आफ्टर सेवरल वीक्स। मतलब आप काफी देर तक लेते रहो, तो फिर वो बॉडी के अंदर ज्यादा स्टे करना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज के अंदर अपने डिपॉजिट्स बना लेता है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दी है कि एडिपोज टिश्यूज के अंदर ये बहुत ज्यादा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है। लास्ट में हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, हमने पिछला जो है टॉपिक में पढ़ा था कि उसमें भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर थे एंजाइना में, तो उन्होंने कहा था, हमने आगे एक्सप्लेन किए हुए हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करेगा, हमारे हार्ट को बीट करने के लिए कैल्शियम आयन चाहिए। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है वो कैल्शियम आयन को हार्ट के अंदर ज्यादा कंसंट्रेशन को नहीं जाने देगा। तो जो है डायरेक्टली वो क्या करेगा, हार्ट की कंट्रैक्शंस को, हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी को नॉर्मलाइज करेगा। जो हार्ट जो है पहले अनकंट्रोलेबल जो है वो कंट्रैक्शन शो कर रहा था, उसके ऊपर बहुत ज्यादा वो कंट्रैक्शन शो कर रहा था, तो उसको नॉर्मलाइज करेगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, स्लो कैल्शियम चैनल इनटेक होगा अक्रॉस द मायोकार्डियल सेल मेम्ब्रेन। मायोकार्डियम जो सेल्स हैं उनके अंदर कैल्शियम आयन का फ्लो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर कैल्शियम कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, और अल्टीमेटली जो है वो क्या होगा, कार्डिक जो है आपकी कंट्रैक्शंस जो है उनके ऊपर इफेक्ट आएगा, वो नॉर्मलाइज करेगा। फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ऐसे और एवी नोडल फंक्शंस इसके जो हैं, ये दोनों को ऊपर डिप्रेस, उनको दोनों को डिप्रेस कर देता है। कंडक्शन है ये आपकी, एवी और ऐसे कंडक्शन, ऐसे जो है साइनोएट्रियल नॉड और एट्रोवेंट्रिकुलर नॉड, ये आपकी पूरी कंडक्शन पाथवे है कि आपका हार्ट बीट जो है, एक्शन पोटेंशियल कहाँ से बनती है और कैसे पूरे हार्ट के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इन दोनों को जो है, इन दोनों पे ऊपर एक्शन पोटेंशियल को वो क्या करेगा, स्लो करेगा। स्लो एवी कंडक्शन इज इट्स मेजर एक्शन। ठीक है, इसको अंडरलाइन करें। इसी वजह से ये एंटी एरिथमिक ड्रग भी कहलाता है। रिड्यूस कर देता है कोरोनरी एंड पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस को, इसको भी अंडरलाइन करें। मैंने भी आपको बताया था वास्कुलर रेजिस्टेंस क्या होती है, आपकी वास्कुलेचर का आपके ब्लड फ्लो के ऊपर असर, वो जो फोर्स लगाती है। और इनडायरेक्टली जो है ये फिर आपके कार्डिक आउटपुट के ऊपर उसके इफेक्ट आती है। आपके ऊपर जो कार्डिक लोड पड़ रहा हुआ है, वो प्री लोड जो होता है वो उसके ऊपर इफेक्ट आता है। इट इंक्रीजेस कोरोनरी ब्लड फ्लो, वेरापेमिल इंक्रीजेस मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई। अब ये देखें, ऑक्सीजन सप्लाई को भी इंक्रीज कर रहा है ये, बाय इंक्रीजिंग कोरोनरी ब्लड फ्लो। ज्यादा ब्लड जाएगा तो ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी
तो वो डिमांड से अगर ज्यादा मिल रही है तो इस्कीमिया भी नहीं होगा। सिंपली वी कैन से वर्बेमिल हैज एंटी रिदमिक, एंटी एंजाइनल एंड एंटी हाइपरटेंसिव। तो ये तीनों की तरह काम कर रही है, रिदमिया को भी कंट्रोल कर रही है, एंजाइना को भी कंट्रोल कर रही है क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा दे रही है, और वास्कुलेचर के ऊपर इफेक्ट करके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल कर रही है। ठीक है, ये तीनों पे इस्तेमाल होते हैं, इसको अंडरलाइन कर लें, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। फार्माकोकाइनेटिक देखें तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है, एक्सटेंसिव स्पास इफेक्ट है, लिवर के अंदर इसकी मेटाबॉलिज्म होगी, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंडिंग शो करती है, और हाफ लाइफ कितनी है, 3 to 6 आवर्स। हाफ लाइफ का मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो है क्या होता है इसका मतलब, ड्रग जो है वो कितनी देर के लिए बॉडी के अंदर थेरेप्यूटिक लेवल तक स्टे कर रही है। वेरापामिल जो है इफेक्टिव है इन द ट्रीटमेंट ऑफ आर्टीरियल रिदमियाज, देन वेंट्रिकुलर रिदमिया, क्योंकि वो कंडक्शन जो है ना वो एवी नॉट से ज्यादा वो अफेक्ट कर रही थी, दैट्स व्हाई। इट इज ऑल्सो वेरी यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरस एंड हाइपरटेंशन। ये तो उन्होंने ऊपर बता दिया कि इन तीनों चीजों के लिए, ये रिदमिया के लिए भी, एंजाइना के लिए भी, और हाइपरटेंशन, तीनों चीजों के लिए ये इफेक्टिव है। एडवर्स इफेक्ट्स की तरफ देखें तो इसके कॉमन एडवर्स इफेक्ट में एक है कॉन्स्टिपेशन, इसको अंडरलाइन करें। कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, वीकनेस, गैस्ट्रिक डिस्टरबेंस, ज्यादातर ये जो है ये कॉमन है जो ज्यादातर ड्रग्स के साथ आती हैं। लेकिन वर्apamil में कॉज सिवियर हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया, मतलब उसी को कंट्रोल करते करते, ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करते करते, कार्डिक आउटपुट को जो है, कार्डिक कंट्रैक्शंस को नॉर्मलाइज करते करते इसका ऐसा लेवल ना आ जाए कि ये ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल से डिक्रीज कर दे, हाइपोटेंशन पे ले जाए, और टैकीकार्डिया को ट्रीट करके नॉर्मल हार्ट बीट पे लाने की जगह उसको ब्रेडिकार्डिया तक ले जाए। तो ये इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। आगे हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या है? हाइपरटेंशन कहते हैं इंक्रीज ब्लड प्रेशर को। हमारा जो है ब्लड, जो आपके वॉस्कुलेचर के ऊपर या वेसल्स के ऊपर एक स्पेसिफिक प्रेशर अप्लाई कर रहा है जिससे वो फ्लो कर रहा है, वो आपका ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर जो है सिस्टोलिक है, डायसिस्टोलिक है, एक नॉर्मल वैल्यूज हैं, उनसे ज्यादा हो जाता है तो हाइपरटेंशन हो जाती है, उनसे कम हो जाए तो हाइपोटेंशन हो जाती है। हाइपरटेंशन भी आपके लिए ठीक नहीं है, हाइपोटेंशन भी आपके लिए ठीक नहीं है। हाइपरटेंशन भी जो है नुकसानदेह है, हाइपोटेंशन भी नुकसानदेह है। ठीक है, क्योंकि ब्लड ब्लड ने क्रॉस करके आगे सर्कुलेशन में जाना है ना, सिस्टेमिक सर्कुलेशन होनी है और पल्मोनरी सर्कुलेशन होनी है। अगर सिस्टेमिक सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाएगी, अल्टीमेटली आपके हार्ट के ऊपर इफेक्ट आ रहा है ना, और उसके बाद आपके ऑर्गन्स और सेल्स तक ये इफेक्ट जाएगा। उसके अलावा कह रहे हैं हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए एक तो आपकी मेडिसिन होती है, दूसरा जो है नॉन मेडिकेटेड भी इसके लिए ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे आपने वेट लूज करें, एक्सरसाइज करें, अपना जो फिजिकल एक्टिविटी बॉडी के अंदर लेके आए, और उसके अलावा स्ट्रेस से दूर रहें, और उसके अलावा जो है खाने पीने में नमक वगैरह जो है वो कम इस्तेमाल करें, सोडियम इंटेक जो है वो कम कर दें। तो ये चीज़ें जो हैं ये इसके नॉन मेडिसिन कुछ प्रिकॉशंस भी हैं। अगर हम लोग हाइपरटेंसिव ड्रग्स की क्लासिफिकेशन देखें तो ये बहुत सी ड्रग्स इसके अंदर इस्तेमाल हो सकती हैं ब्लड प्रेशर के मरीजों में। उसमें कौन कौन सी आती हैं? डायरेटिक आती है, बीटा ब्लॉकर आती है, डायग्राम के अंदर इन्होंने बताया हुआ है, छोटी सी ऊपर डायग्राम सी बताई हुई है। डायरेटिक आती है, बीटा ब्लॉकर आते हैं, एसीए इनहिबिटर्स आते हैं। उसके अलावा जो है अल्फा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, angiotensin converting enzyme inhibitors, angiotensin 2 receptor blockers, peripheral vasodilators, अल्फा ब्लॉकर्स, रेनिन इनहिबिटर्स, ये सारे जो हैं इसकी क्लासिफिकेशन के अंदर आ जाते हैं। साथ में कुछ ड्रग्स लिखे हुए हैं जो कि मार्केट अवेलेबल ड्रग्स हैं, उसको भी देख लीजिएगा कि कौन सा जो जेनेरिक है, कौन से मार्केट ब्रांड में आ रहा है। अब ये कुछ लोकल लिखे हुए हैं, अब बहुत और आ चुके होंगे। लोकल मीन्स के ये बहुत पुराने लिखे हुए हैं, अब तो और बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड्स आ चुके हुए हैं। तो आप जब इंडस्ट्री जो है कोई रिटेल में इंटर्नशिप वगैरह करेंगे तो आपको इससे बेहतर पता चलेगा कि इससे अच्छे भी आ चुके हुए हैं। वो आपने याद करने हैं और लिखने हैं साथ। खाली इसी के ऊपर नहीं आप लोगों ने इन्हें करना, आपने मजीद भी याद करने हैं। इन्होंने जो है ये ही डायरेटिक का हम लोगों ने डायरेटिक में पढ़ा था कि किस तरीके से कौन सी ड्रग कहाँ पे आके असर करती है, कौन सी ड्रग कहाँ पे आके असर करती है। डायरेटिक आप लोगों ने डायरेटिक से क्लियर कर लेना है।
फिर ये ओलोल्स का बीटा ब्लॉकर किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है, हार्ट रेट को कम कर रहा है, कंट्रैक्टिलिटी को कम कर रहा है, ब्लड प्रेशर को कम कर रहा है, स्मूथ मसल कंट्रैक्शंस को जो है वो उसके ऊपर क्या इफेक्ट है, एपिनेफ्रिन क्या क्या है, नॉन एपिनेफ्रिन का क्या है, ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन कर रहा है या ब्रोंकियो डायलेशन कर रहा है, वेजो कंस्ट्रिक्शन कर रहा है, वेजो डायलेशन कर रहा है। सारी चीजें हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये एसीए इनहिबिटर्स का कैप्टोप्रिल का भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं, ये भी आप लोगों ने देख लेना है। लोसार्टन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर्स, ये सारा कुछ हम लोगों ने ये पीछे कर लिया है। ये बस उन्होंने एक एक हैंडी दे के किया। अब अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है हाइपरटेंशन में, तो फिर अब आपने किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है, आपने हर ट्रक के ऊपर कम से कम 5 से 6 लाइंस का या 7 से 8 लाइंस का पैराग्राफ या बुलेट्स या किसी भी तरीके से उसे करना है। कैप्टो अगर आप एसी इनहिबिटर्स पे जा रहे हैं तो आपने उनको भी एक्सप्लेन करना है। आपने जस्ट हेडिंग लिख के नहीं छोड़ देना, आपने मैकेनिज्म या उनके बारे में, उनकी फार्माकोकाइनेटिक एक एक लाइन की कर दो। एक एक लाइन का जो है मतलब 7 से 8 लाइंस का मतलब है कि हर ड्रग के बारे में सारा कुछ आप लोगों ने लिखना है। बात समझ आइए, जब तक आप लोग एक दफा आप प्रिपेयर नहीं ना करोगे क्वेश्चन, तब तक आप लोगों को समझ नहीं आएगी। अगर आप लोगों को इस डायरेक्टिक का आपने लिखना है 7 से 8 लाइंस के अंदर आपने एक्सप्लेन कर देना है। आपने बीटा ब्लॉकर का करना है, आप एक ड्रग पकड़ो उसका, शुरू में ड्रग्स के बारे में बता दो ये सारी ड्रग्स आती हैं, फिर उनमें से एक ड्रग पकड़ो, एक्सप्लेन कर दो। एक ये तरीका है। एक ये तरीका है कि अगर उसमें 4 तरह की ड्रग्स आ रही हैं तो चारों तरह की ड्रग्स लिख दो, दो दो लाइंस। एक ये तरीका है। डायरेटिक में भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप बीटा ब्लॉकर में तो चलो एक ही ड्रग आप एक्सप्लेन कर दो 4 से 5 लाइंस की, और ये एस इनहिबिटर में भी एक ही ड्रग है कैप्टोप्रिल, वो आप एक ही एक्सप्लेन कर दो। उसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में भी आपको एक ही ड्रग उन्होंने एक्सप्लेन किया वर्apamil, वो ही आप एक ही एक्सप्लेन कर दो। तो ये 5 से 8 लाइंस के अंदर आप लोगों ने जो है वो बताना है हर ड्रग का। तो ये ज्यादा थोड़ा लेंथी हो जाएगा, 2 पेजेस तक चला जाएगा, लेकिन अब क्वेश्चन की डिमांड है, आपने खाली नाम लिख के नहीं छोड़ देना।